जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ब्रह्मांड चल रहा था, उसमें सौर मंडल चल रहा था। और सौर मंडल के लगभग हमने सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम अपनी पृथ्वी की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। अपनी अर्थ की शुरुआत करती हैं, जो हमारा सबसे प्यारा ग्रह है, जिस पर जीवन है, जिस पर हम रहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक छोटे से बिंदु से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर क्या हुआ, आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाओं में स्थित नेबुला से क्या हुआ, प्रोटो स्टार बना। प्रोटो स्टार के बाद फिर स्टार बना। और जब स्टार बना तब उसने अपने आसपास की धूल और गैस के बादलों को बाहर फेंक दिया। तब हमारी पृथ्वी का उसी से निर्माण हुआ है और अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ है। ये सबसे सर्वमान्य जो है मत है, जो कि बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेतियर ने दी थी मेरे दोस्तों। आइए अब हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिए आप कभी भी टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइएगा। होना है सो होगा, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा। मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो भी देखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर हमें एक ना एक दिन वो फल देगा। तो मेरे दोस्तों आइए लगे रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। और देखिए आज हम पृथ्वी पढ़ने वाले हैं। अपनी पृथ्वी, हमारा ग्रह, अपनी पृथ्वी जिस पर जीवन है। देखिए इस ब्रह्मांड में अभी तक हमको केवल ज्ञात है तो केवल अपनी पृथ्वी पर ही ज्ञात है कि हमारे पास जीवन है, हमारे ग्रह पर जीवन है। ठीक है, और हमें ब्रह्मांड में अभी तक कहीं भी ज्ञात नहीं कि कहीं भी जीवन मौजूद है। ठीक, अगर हमारी पृथ्वी पर आपत्ति कोई आती है तो हमारा कोई पड़ोसी भी बचाने वाला नहीं है हमारे जानकारी में अभी तक, क्योंकि अभी तक कहीं भी जीवन की खोज नहीं हो पाई है इस ब्रह्मांड में। केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हमको अपनी पृथ्वी को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों अब जानते हैं क्या। देखिए इसकी आकृति क्या है, जियोइड है। क्या है आकृति, कैसी है, जियोइड। गोलाकार नहीं है, जियोइड बोले जाता है। इसकी आकृति कैसी है, जियोइड। और मेरे दोस्तों ये कितनी झुकी हुई है, ये 23.5 अंश जो है झुकी हुई है। कितनी, 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष से। और इसी झुकाव के साथ ये जो है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। ठीक, परिक्रमण करती रहती है। देखिए एक चीज जान लीजिए, एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। ठीक, ये 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच रहे हैं। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था ऑन द हेवेंस। ऑन द हेवेंस पुस्तक थी और इसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। देखिए अन्य दार्शनिक भी हुए हैं, इनको भी जान लेते हैं। देखिए टालेमी प्रथम शताब्दी में हुए हैं, स्ट्राम्बो दूसरी शताब्दी में हुए हैं, और कोपरनिकस 15वीं शताब्दी 1543 ईस्वी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक, आगे देखिए मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग परिकल्पना। मैंने बताया बिग बैंग परिकल्पना लार्ज लेमेतियर की है। उन्होंने बताया था 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटे से बिंदु से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। पूरी जो जानकारी है तारे का निर्माण और ग्रह का निर्माण मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा यहाँ पर, और सीधे हम अपनी बात पर आते हैं। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और भी सिद्धांत दिए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग समय पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उनको जान लेते हैं। देखिए एक है वायव्य राशि सिद्धांत, इसको दिया था एमनुअल कांट ने। किसने, एमनुअल कांट ने वायव्य राशि सिद्धांत, एमनुअल कांट। निहारी का परिकल्पना दी थी लाप्लास ने। निहारी का परिकल्पना किसने दी थी, लाप्लास ने। देखिए जो नेबुला होते हैं उनको हम निहारिका भी बोलते हैं। जैसे आकाशगंगा और अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जो गैस के बादल होते हैं उनको नेबुला बोलते हैं। ठीक, उन्हीं से जो है किसी तारे का निर्माण होता है, उसी के आसपास जो है ग्रहों का निर्माण होता है, उसको निहारिका भी कहा जाता है। ठीक, तो निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, लाप्लास ने दी थी। एक ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने दी थी ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने बताया था कि एक जो है तारा हमारे बराबर से गुजरा था, हमारे सूर्य के बराबर से गुजरा, तो उसने क्या किया, उसके गुरुत्वाकर्षण के बल के वजह से उसमें से कुछ मैटर जो है निकल के बाहर आ गया और उससे जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये परिकल्पना ठीक है इन्होंने दी थी चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य बिग बैंग थ्योरी है। अब देखिए द्वैतारक
द्वैतारिक परिकल्पना एच.एन. रसेल तथा लिटिलेटन ने दी थी। द्वैतारिक परिकल्पना किसने दी थी? एच.एन. रसेल तथा लिटिलेटन ने दी थी। ठीक, आगे देखिए नवतारा परिकल्पना एफ. होयल तथा लिटिलेटन ने दी थी। नवतारा परिकल्पना किसने दी थी? एफ. होयल तथा लिटिलेटन ने। अंतरतारिकीय धूल ऑटो स्मिड ने दी थी। अंतरतारिकीय धूल परिकल्पना किसने दी थी? ऑटो स्मिड ने दी थी। निहारिका मेघ परिकल्पना चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने दी थी। निहारिका मेघ परिकल्पना चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने दी थी। और पूर्व ग्रह परिकल्पना गेराल्ड कुइपर ने दी थी। पूर्व ग्रह परिकल्पना किसने दी थी? गेराल्ड कुइपर ने दी थी। और जो बिग बैंग थ्योरी दी थी वो जॉर्ज लेमेथियर ने दी थी। तो मेरे दोस्तों इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जो इंपोर्टेंट है वो सारे ले आया हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक, पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित। आगे देखिए, पृथ्वी का चक्कर काट रहे उपग्रह से अगर कोई वस्तु गिराई जाए तो वो उसी का चक्कर काटने लगती है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, जब हम कोई प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर छोड़ते हैं, जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी कक्षा में छोड़ते हैं, तो वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं पृथ्वी के चारों ओर। तो होता क्या है, अगर हम उसमें से कोई वस्तु निकाल कर बाहर को डालें तो वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्षीण होता है और वो जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और तथ्य रह गए हैं पृथ्वी से संबंधित, इनको भी जान लेते हैं। अब हम केवल पृथ्वी के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे और फिर भूगोल पढ़ेंगे। ठीक, भूगोल में जो है हम सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे निर्माण हुआ। तो आइए जानते हैं, पृथ्वी से संबंधित कुछ और तथ्य रह गए हैं, इनको जान लेते हैं। दोस्तों पृथ्वी के बारे में और कुछ जानकारी रह गई है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए आइए, देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास अगर हम बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में जो है गोल है। ठीक, तो जो विषुवत रेखा होती है उस पर ज्यादा गोल है और ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। ठीक, तो भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें 12,756 है, 12,756 या 12,800 किलोमीटर है। ठीक, देखिए ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे आप देखेंगे सीधी लाइन अगर खींचेंगे ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, तो आपको क्या नजर आए, कितनी है ये दूरी? 12,714 किलोमीटर। अगर हम सीधे सीधे ऐसे अगर देखें ये विषुवत रेखा पर सीधे व्यास इस वृत्त का, तो ठीक है पृथ्वी के वृत्त का तो ये कितना आएगा? 12,756 या 12,800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लगभग माना जाता है। और ध्रुवीय परिधि की बात करें, ठीक, अगर हम रस्सी डालें पूरी गोलाकार पृथ्वी पर, जैसे गेंद होती है, गेंद को अगर हम लपेटें रस्सी में, ऐसे ही पृथ्वी को अगर हम किसी रस्सी में लपेटें, ठीक है, जैसे व्रत की परिधि होती है ऐसे ही वो एक परिधि बन जाएगी हमारी। अगर हम ध्रुव की तरफ से लपेटें, ठीक है, ध्रुव की तरफ से, तो क्या होगा? तो ध्रुवीय परिधि आएगी हमारी 40,008 किलोमीटर। कितनी? 40,008 किलोमीटर। और अगर हम विषुवत रेखीय परिधि नापें, ठीक है, अगर हम इस तरीके से ऐसे रस्सी डालें ऐसे, ठीक, और हमने पहले जब ध्रुवीय वाली नापी थी तो ऐसे रस्सी डाली थी। ठीक, तो ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। और विषुवत रेखीय परिधि कितनी हो गई? 40,090 किलोमीटर। अब हमने रस्सी कैसे डाली है? विषुवत रेखा पर ऐसे डाली है चारों तरफ। ठीक, तो ये कितनी होगी विषुवत रेखीय परिधि? 40,090 किलोमीटर। और द्रव्यमान की बात करें, टोटल द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। हमारी पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, अगर हम जलीय भाग की बात करें, जल कितना है हमारी पृथ्वी पर? तो लगभग 71% जल है। और स्थलीय भाग की बात करें, अगर लैंड कितनी है तो 29%। ठीक, स्थल कितना है? 29%। ठीक, आयतन की बात करें तो आयतन हमारा है पृथ्वी का 10.83 × 10⁻11 घन सेंटीमीटर, घन मीटर, वो घन किलोमीटर, सॉरी, कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। ठीक, अगर हम औसत घनत्व की बात करें तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व लिया है, डेंसिटी ली है तो 5.52 है। ये जो है जो वाटर है उसके सापेक्ष है। ठीक, वाटर के सापेक्ष कितनी है? 5.52। ठीक, और अगर आयु की बात करें तो हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, 4.5 अरब साल पुरानी है, या फिर 4.5 से 4.6 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था, बिलियन। ठीक, बिलियन ईयर पहले, 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर पूर्व इसका जन्म हुआ था। अगर अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें, ठीक, दिन रात जिसकी वजह से होते हैं इस तरीके से घूमने वाली स्थिति, तो उसमें कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का
जो है इसका अपने अक्ष पर एक घुमाव है, एक बार में घूम जाती है। दिन कितना है, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का दिन है, ठीक। और अगर परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण कितने दिनों में कर लेती है सूर्य के चारों ओर, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा लेती है, कितने दिन में लगा लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और अगर अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और परिक्रमण वेग की बात करें, मतलब किस गति से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो परिक्रमण वेग है इसका 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और परिक्रमण मार्ग की लंबाई बताएं, मतलब सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है वो पूरी लंबाई कितनी है। देखिए इस तरीके से मान लीजिए सन है, ठीक, हमने ये सन बना दिया, ठीक, इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई यहां से लेके और पूरी, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई मेरे दोस्तों कितनी है 96 करोड़ किलोमीटर, ठीक, 96 करोड़ किलोमीटर। अगर हम इसको मिलियन में करेंगे तो 960 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे पढ़ते हैं, सूर्य से दूरी की बात करें तो न्यूनतम दूरी देखिए जो मिनिमम है वो कितनी है 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगर हम इसको मिलियन की बात करें, मिलियन में तो 147 मिलियन हो गई। और अधिकतम की बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 152 मिलियन, ठीक, किलोमीटर हो गई। और अगर औसत की बात करें, औसत दूरी कितनी है, देखिए यह न्यूनतम दूरी, यह अधिकतम दूरी और ये औसत दूरी, ठीक है। पूरी जितनी भी वो घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, उसकी औसत दूरी ले लेती है सबका टोटल करके, ठीक। तो क्या होगा, इसकी औसत दूरी आई है वो आई है 14.96 करोड़ किलोमीटर या 14.95 करोड़ किलोमीटर लगभग में कहते हैं, ठीक। अगर हम इसको मिलियन में बात करेंगे तो पॉइंट एक स्थान जो है उधर खिसक जाएगा, ठीक, दाएं तरफ खिसक जाएगा, दाएं की ओर, ठीक। अगर हम सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने की बात करें, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितनी देर में पहुंच जाता है, तो 8 मिनट और 19 सेकंड में सूर्य से चलकर प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक। अगर हम समुद्र तल से बात करें मेरे दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है हमारी पृथ्वी पर, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है सर्वाधिक, तो पहले थी 8,848 मीटर, पहले कितनी थी 8,848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, क्योंकि वो ही सबसे ऊंचा हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी पर, तो सबसे ऊंचा बिंदु भी वही माना जाएगा उसकी चोटी पर, ठीक। तो कितना है 8,848 मीटर पुराना डाटा है, और नया डाटा जो आया है वो आया है 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर, ठीक। ये जो है नए तरीके से इसका मापन हुआ है, मापने के बाद ये नई दूरी, नई ऊंचाई आई है। अगर हम गहराई की बात करें तो मेरे दोस्तों इसकी जो गहराई है देखिए 1134 मीटर, 11,034 मीटर, कितनी 11,034 मीटर, 11,034 मीटर, ठीक, गहराई है जो समुद्र तल से सबसे नीची गहराई है। इसको हम मारियाना ट्रेंच भी बोलते हैं इस जगह को, और ये प्रशांत महासागर में मौजूद है, ठीक। मारियाना ट्रेंच कितना है 11,034 मीटर गहरा है, ठीक। किसी किसी बुक में ये 11,033 भी मिलता है। अगर ऑप्शन में 11,034 आए तो आपको 34 लगाना है, 33 नहीं लगाना है। अगर 33 होगा तो 33 ही लगाएंगे, ठीक। ऐसे ही ऑप्शन में अगर ये पॉइंट में आता है तो आपको पॉइंट में ये वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नया डाटा है। और पुराना डाटा अगर आता है 48 तो 48 लगाना है, ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। अगर ये है तो ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए अब हम और कुछ बातें रह गई पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में, कुछ और तथ्य रह गए थे उन्हें भी जान लेते हैं। ऐसा होता है, देखिए जब हमारी पृथ्वी जो है घूर्णन करती है तब क्या होता है, एक अपकेंद्र बल ऊपर की ओर कार्य करता है। जैसे दूध से जब क्रीम निकाली जाती है तो दूध को तेजी से घुमाया जाता है, तो ऊपर की ओर क्या लगता है, एक अपकेंद्र बल लगता है, जिसकी वजह से क्रीम ऊपर आ जाती है, ठीक। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस पर एक अपकेंद्र बल लगता है सतह से ऊपर की ओर, तो वो अपकेंद्र बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। देखिए मेरे दोस्तों अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखिए इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको समझा देते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इनकी, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या होता है अक्षांश और देशांतर। देखिए जैसे
मैंने ये पृथ्वी बनाई है, ठीक। तो पृथ्वी को हम काल्पनिक रेखाओं में बांट देते हैं। देखिए एक होती है बीचों बीच खींची हुई रेखा, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। समझ लीजिए इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री मान ली जाती है, ठीक। फिर जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे ऐसे करके रेखाएं, तो यहां पर जो है ऊपर की ओर अंश बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पर पहुंच जाएगा 90 डिग्री, ठीक, 90 अंश, ठीक। ये वाला एक बिंदु है, ना कि एक रेखा है, ठीक। अब क्या होता है, जो यहां से ऊपर जो रेखाएं मान ली गई हैं, इन्हें कहते हैं हम उत्तरी अक्षांश, ठीक। उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से पड़ी हुई रेखाएं जो हैं वो अक्षांश है, ठीक। और अगर जो 0 डिग्री जो है ये विषुवत रेखा मानी गई है, ठीक, इक्वेटर बोलते हैं इसको, तो विषुवत रेखा से नीचे वाली जो रेखाएं कहलाती हैं वो भी अक्षांश होती हैं, लेकिन उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश, ठीक। ये 0 डिग्री हो गई, यहां पर एक 23.5 अंश आएगी, ठीक, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। यहां पे जो आएगी नीचे दक्षिण में 23.5 अंश, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। ऐसे ही एक आर्कटिक वृत्त आएगा, ठीक, और एक जो है अंटार्कटिक वृत्त आएगा, अंटार्कटिक अक्षांश रेखा, आर्कटिक अक्षांश रेखा, और ये यहाँ पर 90 पे क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। ये अक्षांश रेखाएं हो गई। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए देशांतर रेखाएं जो है ऐसे खींची जाती हैं, जो पूरी पृथ्वी को ऊपर से नीचे ध्रुवों से जोड़ती है, ठीक। इनकी जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ोगे घटती चली जाती है। इनकी टोटल संख्या मेरे दोस्तों 360 मानी गई है। कितनी, 360, ठीक। तो इनमें क्या होता है मेरे दोस्तों, एक तो होती है पूर्वी देशांतर, एक होती है पश्चिमी देशांतर, ठीक। ऐसा होता है जैसे 100 यहाँ पर 0 डिग्री जो होती है वो मानक समय रेखा होती है मेरे दोस्तों। 0 डिग्री जो होती है मानक 0 डिग्री देशांतर जो होता है उसे मानक समय रेखा बोलते हैं, और 180 अंश देशांतर जो होता है मेरे दोस्तों उसको हम तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तिथि रेखा, ठीक। तो इस तरीके से इसमें क्या 2 तरीके की होती हैं, एक तो होती है पूर्वी देशांतर, एक होता है पश्चिमी देशांतर, ठीक। पूरब की ओर जो होंगे वो पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जो होंगे पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं, ठीक। तो आइए अब मेरे दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है पृथ्वी के घूर्णन अपकेंद्र बल। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है, अपकेंद्र बल जो होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का भार ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर, ठीक, क्या होता है, कम होता है। क्योंकि नीचे से अपकेंद्र बल जहां पर ज्यादा लगेगा उसका वजन कम होगा, और जहां पर अपकेंद्र बल कम लगेगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां पर बढ़ जाएगी पृथ्वी की, तो वहां पर क्या होगा, भार कम होगा। तो देखिए सौर वर्ष क्या होता है जान लेते हैं। देखिए सौर वर्ष कभी कभी पूछ लेता है, तो देखिए 365.25 दिन का जो है 365.25 दिन का जो है सौर वर्ष कहलाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड होते हैं, ठीक। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड होते हैं, ठीक। ये एक्चुअल टाइम है जो कि पृथ्वी जो है बिल्कुल सही टाइम है जो कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन ट्रॉपिकल वर्ष देखिए हमने वर्षों को जो बांटा है उसका अलग टाइमिंग रखा है। देखिए वर्ष को जो बांटते हैं तो उसमें दिन की अवधि कितनी रखी गई, 365.242। जो हमारा सामान्य कैलेंडर है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर यही आते हैं कि पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगाती है, तो ये इतने दिनों में लगाती है, यही क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक। यही ऑप्शन में दिया होता है, इसी को लगाना होता है। लेकिन अगर सौर वर्ष के बारे में पूछ ले, सौर वर्ष की अवधि कितनी होती है, तब अगर उसमें ये ऑप्शन में होगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ना कि ये नहीं लगाना है, फिर ये लगाना है सौर वर्ष के बारे में अवधि अगर पूछेगा तब, ठीक। तो देखिए ट्रॉपिकल वर्ष बोलते हैं जो सामान्य वर्ष होता है कैलेंडर में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है 365.24 दिन होते हैं। कितने, 365.24 दिन होते हैं। वहां पर 365.25 दिन थे, यहाँ पे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होते हैं, ठीक, ट्रॉपिकल वर्ष में। यही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा तो आपको ये लगाना, ठीक। आगे देखिए वर्ष 2000 में देखिए क्या हुआ, वर्ष 2000 जो गुजरा है उसमें 5 मिनट बढ़ गए थे हमारी पृथ्वी के। जब चक्कर लगाती जितनी टाइमिंग थी उसमें 5 मिनट बढ़ गए। तो ऐसे वर्षों को क्या बोला जाता है जिसमें टाइमिंग बढ़ जाती है, उनको परिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्ष बोलते हैं। इनको एनोमेलिस्टिक ईयर भी बोला जाता है, एनोमेलिस्टिक ईयर भी बोला जाता है। देखिए
जब मैंने बताया था कि चुंबकीय तूफान वगैरह चलते हैं जब सूर्य से, तो नॉर्मल वे में भी क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है उसके साथ चुंबकीय, ठीक है, तरंगें आती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, तो उनकी स्पीड कितनी होती है ये भी जान लीजिए, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। और देखिए एक ध्रुव तारा जो उत्तर में हमेशा दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक विशेष कोण बनाती है, ठीक है, तो वो हमेशा हमको एक ही जगह स्थिर दिखाई देता है, वो हिलता डुलता नजर नहीं आता है। तो ऐसा होता है। ध्रुव तारे की जो पहले जो दूरी थी वो 434 प्रकाश वर्ष थी, ठीक, 434 लाइट ईयर थी पहले जो थी, लेकिन अब जो नवीन आंकड़े आए हैं उसमें आई है 323 लाइट ईयर, 323 लाइट ईयर नवीन आंकड़ों के अनुसार ध्रुव तारे की क्या है हमारे पास, जिसको हम पोलर स्टार भी बोलते हैं, पोलर स्टार भी बोलते हैं, इसकी नवीन आंकड़े क्या आए हैं, 323 प्रकाश वर्ष आए हैं। ठीक, आगे देखिए एक चीज और समझ लीजिए, मैंने पहले भी समझाया है मेरे दोस्तों कि जो है पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इसकी कोर में जो है जो भारी धातु हैं जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, बहुत तेजी से घूम रही हैं और इसकी वजह से पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, और वो हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें और ठीक है रेडियो एक्टिव किरणें जो सूर्य से आती हैं और जो कॉस्मिक रेज आती हैं उन सब से बचाती है, हमारे जीवन को संभाले हुए है। तो देखिए होता क्या है, जैसे ये पृथ्वी के दो ध्रुव हैं ऐसे चुंबकीय ध्रुव भी बनते हैं। ठीक, चुंबक के भी ध्रुव होते हैं, आप जानते हैं, साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसके भी, तो इस तरीके से इसमें भी यही होता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक, समझते रहिए इसको। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील है। ठीक, अगर आप मैप में देखेंगे तो क्या है, कनाडा एक देश है जो किसका है, उत्तरी अमेरिका का है। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा एक देश है, उत्तरी कनाडा की बात हो रही है। वहां से कहां जा रहा है, जो उत्तरी ध्रुव है चुंबकीय क्षेत्र का, वो कहां जा रहा है, साइबेरिया की ओर। साइबेरिया कहां पर है, साइबेरिया जो है रूस में, रूस का उत्तरी भाग साइबेरिया कहलाता है जो ध्रुवों की तरफ है। तो फिर जब ये इधर को गतिशील है तो क्या है, अब इस समय जो है जो उत्तरी ध्रुव है वो कहां पर है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहां पर है, इस समय आर्कटिक महासागर में है। ठीक, और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहां पर है, देखिए अब एक इस बात को समझ लीजिए, 164 अंश पूर्व। ठीक, देखिए 180 पूर्वी देशांतर, 180 तक, मतलब 180 रेखाएं जो है पूर्वी देशांतर में आती हैं और 180 रेखाएं जो हैं किस में आती हैं, वो आती हैं पश्चिमी देशांतर में। ठीक, तो अगर पूर्व और अगर पश्चिम लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए वो देशांतर रेखा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, देशांतर रेखा की बात कर रहा है। अगर उत्तर और दक्षिण आता है अंश के आगे लिखा हुआ तो समझ लीजिए वो किसकी बात कर रहा है, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा है। किसकी, अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं ऐसे होती पड़ी हुई और जो देशांतर रेखा होती हैं ऐसे खड़ी हुई होती हैं। ठीक, ध्रुवों की और इनकी जो है दूरी कम होती है, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है देशांतर रेखाओं की दूरी। तो देखिए इसने ये बताया 164 अंश पूर्व, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, देशांतर की। 164 अंश पूर्व देशांतर वो जगह बताई है जहां पर चुंबकीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव इस समय 2020 के आंकड़े हैं ये। तो इसमें जो है 164 अंश पूर्व में पूर्व और यानी देशांतर और 86.5 उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, वो एक जगह है जहां पर ठीक है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पाया जाता है। और देखिए दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव कहां पाया जाता है, वो 135 अंश पूर्व यानी देशांतर की बात चल रही है, 135 अंश पूर्व देशांतर पर और 64 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, 64 अंश दक्षिणी अक्षांश पर एक पॉइंट बनेगा, वहां पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अब देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा कहां पर है, चुंबकीय विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी की भी एक विषुवत रेखा है तो वहां पर भी चुंबकीय विषुवत रेखा होगी। ठीक, चुंबक की भी, तो उसकी चुंबकीय विषुवत रेखा पृथ्वी की क्या है, 135.88 पूर्वी देशांतर और 64.07 दक्षिणी अक्षांश पर एक बिंदु बनेगा मेरे दोस्तों। उस बिंदु पर क्या है, चुंबकीय विषुवत रेखा जा रही है। ठीक, तो देखिए ये 2020 के आंकड़े हैं और हम जो है अक्षांश और देशांतर का प्रयोग देखिए जहाज में, ठीक, और सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने में, और ठीक है अगर कोई स्पेसक्राफ्ट नीचे उतर रहा है अंतरिक्ष से तो उसको देखने में, ठीक, और जो पनडुब्बी जो है महासागरों में चलती हैं, जहाज चलते हैं तो अक्षांश देशांतर का वहाँ प्रयोग होता है। और हमारे जो शहर हैं उनकी जानकारी भी, और गूगल मैप वगैरह जो चलते हैं इन्हें भी जो है किसकी मदद से चलाया जाता है,
किसकी मदद से चलाया जाता है? अक्षांश और देशांतर की मदद से ही चलाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब अगला भाग हम पढ़ने वाले हैं हमारी पृथ्वी का जीवन चक्र, मतलब अब तक जो पृथ्वी पर घटित हुआ है, कल्प महाकल्प उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। ठीक, तो मेरे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। तो आइए मेरे साथ पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। ठीक, मेरी शक्ति आप ही हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।